डिस्टेंस फॉर्म क्या था कि कोई लाइन, इंक नहीं डाला हुआ लगता, वीडियो में क्लियर नहीं आएगा, ठीक है चल रहा। ओहो क्या बात है, सब गिर रहा। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना दे और वो पास करता हो x1 y1 से, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? कोई लाइन है ए बी जो x1 y1 से पास किया और थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा। यही था डिस्टेंस फॉर्म में, और इस रेशियो को हम लोग क्या मान लिए थे? r, ठीक है। और यहां से फिर x का वैल्यू निकाले थे, x बराबर x1 प्लस r cos थीटा, और y का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। इसको बोल दिए थे पैरामेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ये सारा चीज कल करवा दिए थे। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू x1, ठीक है, जहां से पास कर रहा, और r क्या बताए थे? क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, r क्या था जी? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड x1 y1। जैसे मान लो एक्स वाई यहाँ पे है, इस पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का बीच का दूरी r है, तो x1 प्लस r cos थीटा, और उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहा, इसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना दे और x1 y1 पे, x1 y1 से पास करे, इस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे दो पॉइंट हो सकता है। एक पॉइंट जैसे P लिए, ये डिस्टेंस जो है r है, एक पॉइंट नीचे आ सकता है Q लिए, इसका भी डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पे दो पॉइंट होगा, P भी और Q भी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ ए लाइन passing through x1 y1 and making an angle theta with x axis, ठीक है। कोई लाइन x1 y1 से पास किया और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, देन
देयर विल बी, देन लिखना भूल गए, देन देयर विल बी 2 पॉइंट्स there will be 2 points C P and Q, जो फिगर में दिखाए हैं, there will be 2 points C P and Q at a distance R डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होगा, एट ए डिस्टेंस R, कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, फ्रॉम x1 y1, अगर कोई लाइन x1 y1 से पास कर रहा, ठीक है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो x1 y1 से r डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होगा, एक ऊपर दिखाए हैं एक नीचे दिखाए हैं, देयर विल बी 2 पॉइंट्स P and Q at a distance r from x1 y1 and their coordinate और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, B, कोऑर्डिनेट यही होगा क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट यही है, ये होगा x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिए, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा, आज ये खत्म हो जाएगा। क्या कुछ बोलना है क्या, टेस्ट का, टेस्ट जो पढ़ा दिए हैं, देखो वो मेरा आदत नहीं है कि हम टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन हम बता देंगे, तो लोकस फिर से समझा दे, जब पढ़ाते हैं तो लोग बढ़िया से नहीं समझता है, बाद में फिर टेस्ट होगा तो फिर से समझाएं उसी चीज को। टेस्ट में एक नया क्वेश्चन आएगा ऑर्थो सेंटर का जो हम नहीं बताए, उसको हम डिस्कस कर देंगे आज। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे सरकम सेंटर बताए हैं, सेंट्रोइड बताए हैं, ऑर्थो सेंटर पर भी मतलब होगा क्वेश्चन जो हम नहीं बताए थे। ऑर्थो सेंटर एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में था और उस समय बताए थे कि स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब जो है बताएंगे, और ठीक इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर में ऑर्थो सेंटर है, लेकिन सवाल जब दिए तो वहां पे ऑर्थो सेंटर पे देखे कि एक दो क्वेश्चन आ गया है? तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये बता देंगे। पहले इस पे सवाल बता देते हैं। लोकस कुछ नहीं है, मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा तो उसके द्वारा जो बनाया हुआ रास्ता है उसी को लोकस कहते हैं, यानी कि वो एक कर्व है, जैसे स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट का लोकस है, सर्कल किसी पॉइंट का लोकस है, जितने भी कर्व पड़ रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट का लोकस है, मूविंग पॉइंट का। उसको पूरा बताएंगे तो फिर क्लास उसी में समाप्त हो जाएगा। आप एब्सेंट किए तो आपका गलती है, मेरा गलती थोड़ी है, हम तो पढ़ा चुके हैं। वैसे तो पर डे आज भी जैसे लड़का लोग एब्सेंट है, अब टेस्ट में ये आएगा तो फिर इसको दोबारा पढ़ाएंगे, तब तो एक ही चीज पढ़ाते रह जाएंगे। जाओ, नहीं नहीं, अब देखिए इसमें सवाल क्वेश्चन नंबर 14,
Find the equation of the line which is at a distance 5 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle 60 degree with positive direction of x-axis. ये तो आपको जो नॉर्मल फॉर्म है उसी पर सवाल है, ये आपको अपने से बनाना था। 15 अब बता रहे हैं। Find the coordinate of the point at a distance 6 units from the point 11 in the direction making an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis. क्लास में बात नहीं करो। मान लीजिए यही आपको x एक्सिस और y एक्सिस है। एक लाइन जो है 1 से पास किया है। मान लीजिए कोई लाइन 1 से पास कर गया। एक मिनट, ओरिजिन से काहे पास करवा दिए। कोई लाइन 1 से पास कर गया। इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा एक्स एक्सिस के साथ। अब बोलता है कि 6 यूनिट पर जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द 1 इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से 6 यूनिट के दूरी पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 यूनिट। सवाल समझे? कोई लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाया है और 1 से पास किया है। इस पॉइंट से 6 यूनिट के दूरी पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है 6 यूनिट के दूरी पर। तो 6 यूनिट के दूरी पर यहाँ पे जस्ट रिजल्ट बताए थे कि कोई लाइन x1 y1 से पास करे और x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो r डिस्टेंस पे एक नहीं बल्कि दो पॉइंट होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। वहां पे क्या है, x1 y1 का वैल्यू 1 है, 1 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और r का वैल्यू कितना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट के दूरी पर एक ऊपर में पॉइंट होगा एक नीचे भी पॉइंट होगा 6 यूनिट के दूरी पर। ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, सीधा इसमें बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा। x1 के जगह पे 1 प्लस माइनस r के जगह पे 6 cos थीटा के जगह पे 60 डिग्री। उसी तरह से y1 के जगह पे 1 प्लस माइनस r के जगह पे 6 sin 60 डिग्री। समझे इसको? 6 यूनिट की दूरी पर लिखिएगा कैसे? लेट AB be the line थ्रू का मतलब हो गया पासिंग थ्रू 1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब बोलता है इस पॉइंट से 6 यूनिट के दूरी पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देन देयर विल बी 2 पॉइंट्स। बिल्कुल वैसे ही लिखना है जो वहां बताए, 2 पॉइंट्स
से मान लेते हैं वो पॉइंट जो है P एंड Q फिगर में जो दिखाए हैं, एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स, सवाल में दिया है 6 यूनिट, कहां से? फ्रॉम 1 1। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, P और Q का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये पूरा डिटेल में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू केवल बैठा दो, x1 का वैल्यू 1 प्लस माइनस r का वैल्यू 6 cos थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, y1 का वैल्यू 1 r का वैल्यू 6 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 6 cos 60 का वैल्यू 1/2, 1 प्लस माइनस 6 और इसका हो गया √3/2, 1 प्लस माइनस 3 कट कर और 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3√3। तो पॉइंट क्या हो गया? एक बार प्लस वाला साइन लीजिए, तो प्लस वाला साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3√3 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3√3। इधर लिख दे रहे हैं, पॉइंट क्या आएगा? 4 1 प्लस 3√3 और -2 1 माइनस 3√3। ये पॉइंट हो गया। पढ़ने में तुमको बिल्कुल नहीं मन लग रहा आजकल, तुम ही को बोल रहे हैं। क्या कर रहा है ये तो हम नहीं बताएंगे, मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ कि बस अब गड़बड़ होने का आ गया प्रॉब्लम। पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। ठीक है, तो एक सवाल को इसमें देखिए 3 तरह का सवाल आएगा। क्या क्या? एक, ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल देगा। दूसरा, ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे पॉइंट दिया कहां से पास किया है और उसके बाद डिस्टेंस भी आपको दे देगा, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया, अब बोलेगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बता दीजिए, यानी कि थीटा का मान कितना होगा। तो एक थीटा का वैल्यू निकालना, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना और तीसरा इसका डिस्टेंस निकालना। यही 3 तरह का सवाल इस पर आता है। या तो बोल देगा आर का वैल्यू निकालने के लिए, या तो बोल देगा थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, और नहीं तो बोलेगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। 3 तरह का सवाल है, जिसमें एक तरह का बता दिए कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। किताब बना रहे कि नहीं? पर डे बोल दे रहे हैं कि किताब जो भी आप रखे हैं उससे बनाते जाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का 2 देखिए, उसमें डायरेक्शन पूछा है। डायरेक्शन का मतलब थीटा, ये थीटा पूछा है। 2 तरह का सवाल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बता दिए, अब जो है डायरेक्शन वाला, 3 ही तरह का सवाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 2,
Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2. Show that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. सवाल समझे? कोई लाइन -1, 2 से पास किया है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को इंटरसेक्ट कर दिया है। कितना डिस्टेंस पे? 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, -1, 2 से दूरी है। अब बोलता है कि वो लाइन किस डायरेक्शन में खींचा गया था, ये बताइए। डायरेक्शन आपको बताना है। आर का वैल्यू 3 है, डिस्टेंस दे दिया तो आर का वैल्यू 3 है। मान लीजिए यही लाइन है ए बी, जो जिसका इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मान लीजिए x रफ फिगर है, सब x एक्सिस है और कोई लाइन थीटा डायरेक्शन में पास, थीटा डायरेक्शन से पास कर रहा है। कहां से? -1, 2 से। एक लाइन जो है -1, 2 से पास किया और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे झुका हुआ है और ये लाइन जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया है। इस पॉइंट से कितना दूरी पर? 3 यूनिट के दूरी पर इंटरसेक्ट कर दिया है ए बी को। अब बोलता है कि इस थीटा का वैल्यू बता दीजिए। सवाल समझे? एक लाइन जो -1, 2 से पास किया, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को इंटरसेक्ट किया, यानी कि काटा। कितना डिस्टेंस पे काटा है? इस पॉइंट से 3 यूनिट की दूरी पर इसको काटा है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी आपको मालूम है 3 है। अब बोलता है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो मान लीजिए ए बी, ये हम लोग को सवाल में दिया हुआ इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो लाइन पास किया है उसका इक्वेशन नहीं चाहिए, किस डायरेक्शन से पास किया है ये बताना है। लेट, इसका भी नाम दे दे रहे हैं पी क्यू, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लो जी। पहले लिख दे रहे हैं जी का ही कोऑर्डिनेट -1, 2। लेट पी क्यू इज ए लाइन, एक लाइन है विच पासेस थ्रू, फिगर में देखते जाइए, पासेस थ्रू, जो पास कर रहा है जी पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट सवाल में ही दिया हुआ था, एंड इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट किया है ए बी को, इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू, क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सच दैट, ये बताया था कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितना है? 3 यूनिट, यानी कि जी से क्यू का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 यूनिट, ये आपको दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है कि पी क्यू जो है किस डायरेक्शन में खींचा गया था, तो मान लेते हैं डायरेक्शन। लेट पी क्यू मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, माना कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया था। अब हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब पी क्यू के बारे में सोचिए। पी क्यू एक ऐसा लाइन है
जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया और -1 2 से पास किया। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट क्या होता था, x1 प्लस r cos थीटा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 प्लस r sin थीटा। यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू क्या है, -1 और 2, x1 का मान -1 और y का मान y1 का वैल्यू 2 है, और थीटा तो थीटा ही लिए हैं। r का वैल्यू क्या है, 3 यूनिट के दूरी पर। तो आप क्या कीजिए, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट यही होगा, ठीक है, लेकिन हम Q का निकालेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट को बढ़िया से देखिएगा। स्टेटमेंट करने का मतलब लैंग्वेज को क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन PQ, PQ के ऊपर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट नहीं लिख के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, Q जो है 3 यूनिट के दूरी पर है। क्या होगा जी, x1 के जगह पे -1 प्लस r का वैल्यू हमको 3 दिया है, cos और डायरेक्शन जो है थीटा ही लिया हुआ है। फिर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y1 के जगह पे 2 प्लस r के जगह पे 3 cos थीटा sin थीटा है। ये हम लोग Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। लेकिन ये लाइन जो है AB को Q पॉइंट पे काटा था, ये Q पॉइंट तो AB पर भी होगा, सिंस Q लाइज ऑन AB, और Q अगर AB पर है तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट AB के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। x के जगह पे x कोऑर्डिनेट डाल दिए, -1 प्लस 3 cos थीटा, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट डाल दिए 2 प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा, ये दोनों में 3 कॉमन है, बाहर कर लिए, cos थीटा प्लस sin थीटा, और 2 में 1 घटेगा तो +1 इज इक्वल टू 4। 3 cos थीटा प्लस sin थीटा, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 4 में 1 घटेगा 3, ये कैंसिल हो गया। ये दूसरा टाइप का सवाल बता रहे, 3 ही टाइप का सवाल रहता है। पहला टाइप का बता दिए, अब दूसरा टाइप का, एक और टाइप होगा। कितना आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको थीटा निकाल देना है यहां से। आप ट्रिगोमेट्री में एक इक्वेशन, ये जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के भी नाम से था, देखो तो हम पढ़ाए नहीं है, सर पढ़ाए होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन या ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, तो वहां पे इस तरह का सॉल्यूशन आया होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको थीटा का एक ही वैल्यू चाहिए। और जनरल सॉल्यूशन में क्या था, जनरल सॉल्यूशन में आप पढ़े होंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसका एक नहीं, प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दे तो उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यूज। इसका जनरल वैल्यूज जो होता है थीटा बराबर n पाई होता है। उसी तरह से cos थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में यूज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा।
जहां पे n क्या है, इंटीजर है, n बराबर 0 +-1 +-2 इन्फिनाइट सोल्यूशन है। n का वैल्यू डालते जाइएगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिलते जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशन वाला नहीं चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए। कहने का मतलब थीटा का मान क्या है, बस इसी लाइन का तो लिखना है, सारे लाइन थोड़ी। तो आप क्या कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज कर देंगे। वहां पे दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस और साइन। इसको एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब भी आपको इस फॉर्म में दे दे सवाल, a cos थीटा, देखिए जितना बताते हैं सब चीज लिखाना मुश्किल है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज किया जाए। और चेंज करने का तरीका क्या है, कॉस का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिएगा, साइन का कॉफिशिएंट उसका भी स्क्वायर कीजिएगा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका रूट ले लेंगे। यहां से एक नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो हाँ, रूट कॉस का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, साइन का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर और उसका रूट ले लिए, ये 1 1 √2, एक नंबर हमेशा मिलेगा। तो अब √2 जो मिला, तो √2 से आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपको इस फॉर्म में जब भी सवाल रहेगा सॉल्व करने का यही तरीका है। लेफ्ट साइड में भाग दिए, राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दो पार्ट में तोड़ लिए, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे को आप साइन में लिखना चाहते हैं या कॉस में लिखना चाहते हैं। अगर साइन में लिखना चाहते हैं तो इसका वैल्यू साइन में डालना पड़ेगा, अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो इसका वैल्यू कॉस में। तो मान लीजिए हम साइन में ही लिखना चाहते हैं तो इसका वैल्यू साइन में डालिए, ये क्या हो जाएगा साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री कॉस थीटा। और याद रखिएगा एक वैल्यू अगर साइन में होगा तो दूसरा वैल्यू हमेशा कॉस में होगा। ये कहां पे पढ़े हैं, ये कंपाउंड एंगल में बताया गया है। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाए नहीं तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो बताना चाहिए था या सिलेबस में जो आता है वो कंपाउंड एंगल में आता है। एक वैल्यू साइन में तो दूसरा कॉस में हो जाएगा, और अगर इसका मान हम कॉस में लिख देते ये अपने आप साइन में चला जाता। ठीक है, तो हम लिखे हैं इसको साइन में, तो इसका वैल्यू हमको कॉस में लिखना पड़ेगा। कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। ए का मान π/4 और बी का मान थीटा। और यहाँ ये तो पूरे हम लिख दिए फॉर्मूला पे, और 1/√2 को भी साइन में लिखिए, तो किसका वैल्यू होता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, दोनों तरफ से साइन हट गया तो π/4 प्लस थीटा बराबर π/4, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि वो लाइन PQ जो है एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया होगा। समझे, ये रफ फिगर है, इसको फिगर से नहीं जोड़िए कि ऐसा तो फिगर है थीटा जो 0 डिग्री नहीं होगा, ये रफ फिगर है। वहां से हमको पता चल गया कि ये लाइन PQ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल यानी कि ऐसा ही होगा। एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा वो, क्योंकि इसका देखो इंटरसेप्ट जो है
इसका इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 4 है, तो x और y दोनों एक्सिस को काटेगा। कोई जरूरी है? पैरेलल टू x एक्सिस होता है, वो भी तो जब दो लाइन पैरेलल होता है उसका बीच का एंगल 0 ही होता है, ठीक है। ये समझ में आया? अब अगला सवाल दो बता दिए आपको, कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। अब है डिस्टेंस पे सवाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्टेंस पर ही है। क्या पूछ रहा, बोलो ना। बताए थे ना कि इस तरह का जब भी इक्वेशन देगा तो किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करने के लिए a cos थीटा b sin थीटा ऐसा रहे, यानी कि cos साइन रहेगा तो cos साइन देख लिया हम लोग, राइट साइड में कोई कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 जो भी, किसी एक फंक्शन में साइन या कॉस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, साइन का जो कॉफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसका रूट ले लेंगे, एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करना है। यहाँ पे कॉस का कॉफिशिएंट कितना था 1, 1 का स्क्वायर, साइन का कॉफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किए, क्या आ गया √2, √2 से हम दोनों तरफ डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 16 इसको लिख लिए सब। सिक्सटीन में दो सवाल है, दोनों एक ही तरह का है, एक सवाल हम बता रहे हैं। होता फाइंड द डिस्टेंस, ये तीसरा सवाल है। डायरेक्शन बता दिए निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट बता दिए, अब बचा है डिस्टेंस यानी कि r का वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x + y है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y = 0 फ्रॉम नहीं लिख के फ्रॉम लिख दिया है, फ्रॉम द पॉइंट 41 मेजर्ड अलोंग, ये भी बता देंगे वो भी बता देंगे, ठीक है, दोनों बताएंगे। पहले बता दे रहे हैं 16 का 1, बस वही दो सवाल बताएंगे, फिनिश हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x + y = 3 फ्रॉम द पॉइंट -13 इन द डायरेक्शन whose slope is 1। डायरेक्शन के नाम पे स्लोप दे दिया है। मान लीजिए ये x एक्सिस है और डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x + y = 3, कोई लाइन ले लिए हम लोग, यही लाइन है AB, जिसका इक्वेशन सारा रफ फिगर है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे हम खींचे। 2x + y = 3 AB लाइन है। अब कोई लाइन, मान लो GH एक लाइन है, ठीक है, जो पास कर रहा कहां से जी, 41 से ना, P इसका कोऑर्डिनेट दिया है 41, ये लाइन GH जो है 41 से पास किया
और इन द डायरेक्शन हुज स्लोप इज 1, मतलब उस डायरेक्शन में पास किया है जिसका स्लोप 1 है, मतलब उस डायरेक्शन में पास किया जिसका स्लोप 1 है। इसका मतलब क्या होगा, बोलो तुम जी। अगर कोई लाइन उस डायरेक्शन में पास किया जिसका स्लोप 1 है, इसका मतलब आप क्या समझे, क्या थीटा 45 है, या जितना एंगल बनाया, जैसे मान लो थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है 1, यही ना स्लोप होगा। थीटा अगर एंगल बनाया तो टेन थीटा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और स्लोप कितना दे दिया, 1 दे दिया। क्या, चलो ठीक है, -1, ठीक है। इन द डायरेक्शन हुज स्लोप इज 1, उस डायरेक्शन में पास किया जिसका स्लोप 1 है, तो माना कि ये जो है थीटा एंगल बनाया, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, और उसका स्लोप दे दिया है 1, टेन थीटा का वैल्यू 1 दिया। अब बोलता है कि इस लाइन का इस पॉइंट से दूरी कितना होगा, ये बताइए, ये वाला दूरी पूछा है। तो माना कि GH जो है AB को कहीं काटा होगा, मान लो R पॉइंट पे काट दिया, और P से कैपिटल R का दूरी स्मॉल r है, इसी का वैल्यू हमको चाहिए, R का कितना दूरी पे काटा है। तो इसको सारा चीज लिख दीजिए। लेट सबसे पहले जो दिया हुआ लाइन था उसका नाम दिया है AB, यह है 2x + y = 3, और ये भी पॉइंट आपको दिया हुआ था, इस पॉइंट का नाम दिए हैं P। लेट माना कि GH बी द लाइन पासिंग थ्रू, जो पास किया है P पॉइंट से, यानी कि -13 से, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस, और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था उस डायरेक्शन में खींचा गया जिसका स्लोप 1 है, तो हम मान लिए कि थीटा डायरेक्शन में खींचा गया, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। यहां से आपको थीटा निकल गया, थीटा = 45, ठीक है, ये तो हमको डायरेक्ट निकल गया। अब बोलता है कि इस पॉइंट से इस लाइन का दूरी कितना होगा। तो माना कि GH लाइन जो है AB को R पॉइंट पे काटा है, जिसका डिस्टेंस P से R है। लेट GH कट्स AB at R such that P से R का दूरी स्मॉल r है। अब बताइए R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है सभी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताए थे, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। बैठा दीजिए, x1 का वैल्यू -1, उसके बाद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो r ही लिए हैं, cos थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, फिर y1 का वैल्यू 3, r sin 45 डिग्री।
हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू। इस आर का कोऑर्डिनेट निकला, आर क्या था? जीएच लाइन, जीएच लाइन ए बी को जहां पे काटा है, जीएच लाइन ए बी को आर पॉइंट पे काटा था, यानी कि आर जो है ए बी पर है, और आर अगर ए बी पे है तो ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस आर लाइज on AB, therefore coordinate of R must satisfy this equation। तो 2 और x के जगह पे x कोऑर्डिनेट डाल दिए, -1 प्लस R cos 45 डिग्री प्लस y का वैल्यू है आपको 3 प्लस R sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, राइट साइड में भी 3 सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? -2 प्लस 2R cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 3 प्लस R sin 45 का वैल्यू 1/√2। ये दोनों में R कॉमन है ना? अरे तो लिखो 2R/√2 और R/√2, 3 कैंसिल हो गया, इस -2 को उस तरफ कर दिया, +2, एलसीएम होगा √2, 2R प्लस R इज इक्वल टू 2, यानी कि 3R इज इक्वल टू 2√2, therefore R इज इक्वल टू 2√2/3। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, देखिए R का वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि P पॉइंट से इसका दूरी है और दूरी कभी नेगेटिव नहीं आता है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो उसका मॉड ले लीजिएगा, ठीक है? ये डिस्टेंस होगा, लेकिन ये पहले से पॉजिटिव है तो यही रह जाएगा, अगर ये नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव बन के आता। समझ गए इसको? अब एक टाइप का और सवाल बच गया है जो 16 का 2 में ही है, और 17 नंबर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, वो भी बन जाएगा। 18 नंबर 16 का जो 2 है उसी तरह का है, मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। हो गया? इधर सबका हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 16 का 2, चलिए इसको समझा देते हैं, मेरा लगता है बना लोगे तुम लोग।
Find the distance of the line 4x minus y is equal to 0 from the point 4, 1 measured along the line. उस लाइन के डायरेक्शन में मेजर किया गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या दिक्कत है, सेम सवाल है। ये एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन दे दिया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका नाम ए बी है। अब बोलता है एक लाइन जो है फोर 1 से पास किया और 135 डिग्री के डायरेक्शन में जो लाइन है उसी के डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस लेना है। मान लो कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाया और 4, 1 से पास किया। अब बोलता है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है। मान लो क्यों है ये वाला दूरी पूछा है। डिस्टेंस बोलता है अलोंग दोज लाइन विच मेक्स एंगल 135 डिग्री। उस लाइन के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाया, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो थीटा का वैल्यू दे ही दिया, आर हमको निकालना है, x1 y1 दे चुका है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, x1 के जगह पे 4 प्लस आर कॉस थीटा का वैल्यू 135 डिग्री, फिर y1 का वैल्यू 1 प्लस आर साइन 135 डिग्री। यानी कि P पॉइंट से R डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंचे, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पर होगा, तो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पे इसको डालिएगा, y के जगह पे इसको डालिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सेम सवाल था। 17 नंबर और अंतिम सवाल बता रहे हैं। अच्छा, 17 और 18 में से एक पूछो, सब एक ही है। हम एक बताएंगे, उसके बाद ऑर्थो सेंटर। चलिए 18 का पहला सवाल बता देते हैं। अच्छा, पैरेलल बोले अलोंग बोले एक ही बात है, अलोंग दिस लाइन या पैरेलल टू दिस लाइन एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 18 का 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। बोलता 35 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 का डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए एक लाइन है, इसका नाम दिए ए बी, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x। पहले सवाल को बढ़िया समझ लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। और कोई लाइन जो है 35 से पास किया, 35 से पास किया। बोलता है इस लाइन का इस पॉइंट से दूरी कितना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में था। ये लाइन जो है बोलता है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन और ले लिए, इसका नाम दे दो सी डी। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में है, मेजर्ड
पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो डिस्टेंस मेजर किया गया है इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया, ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये लाइन है। ठीक है, सवाल को समझे। सवाल बोल रहा कि 3, 5 से 2x + 3y = 14 का डिस्टेंस कितना होगा। इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन में मेजर करना है। तो इसका डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में इसको मेजर करना है डिस्टेंस को। ये हमको समझ में आ गया कि जो लाइन है जहां पे डिस्टेंस हमको मेजर करना है वो ठीक इस लाइन के पैरेलल है। जब इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सब लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो जो दिया हुआ उसको लिखिए। ये लाइन हम लोग को दिया हुआ था, उसका नाम हम लोग दिए हैं AB। अच्छा, ये लाइन भी दिया हुआ था, इसका नाम हम लोग दिए हैं CD। और ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका भी नाम कुछ दे दो, मान लो P डाल दिए 3, 5। ठीक है, अब हम लोग अपने जरूरत के अनुसार लिखेंगे। लेट GH बी द लाइन, एक लाइन है जो पास करा थ्रू P, इस पॉइंट से पास किया पैरेलल टू। अब सवाल उठता है कि ये लाइन जो है, सवाल में क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस मेजर करना है वो इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है। तो हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे इसी लाइन के डायरेक्शन में करेंगे। तो हम लोग सीधे मान लिए कि GH जो है BD के पैरेलल है, CD के पास थ्रू 3, 5 एंड पैरेलल टू CD लाइन के पैरेलल, ये खींचा हुआ है। लेट और मान लेते हैं डिस्टेंस कहां से कहां तक, इस पॉइंट से AB को जहां पे काटा है, तो मान लो Q पॉइंट पे काटा। लेट GH कट्स AB एट Q सच दैट, हमको निकालना P से Q का दूरी, सच दैट PQ को मान लिए कुछ R, यही R निकाल देना है। अब सवाल उठता है कि ये R तभी निकलेगा, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इसका कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। यही कोऑर्डिनेट होगा उसका। तो हमको जरूरत पड़ जाएगा x1 y1 का, जो हम लोग को दिया हुआ है, और r हम लोग मान चुके हैं कि ये दूरी r है, इसी को निकालना है। और आपको थीटा मालूम ही नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि ये GH लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो इसके जब पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि GH जो है थीटा एंगल बनाया, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। लेट GH मेक्स थीटा एंगल विथ x एक्सिस। हमको जरूरत पड़ेगा cos थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू। ठीक है, थीटा तो हम लोग निकालने नहीं जा रहे हैं। तो बताइए GH का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ GH बोलते जाओ जी, 1.2। स्लोप कितना होगा GH का, अरे अभी माना GH कितना एंगल बनाया x एक्सिस से थीटा,
स्लोप किसको बोलते हैं? जितना एंगल बनाया उस पर 10 लगा दिया, जीएच का स्लोप निकल गया tan थीटा। ठीक है। अच्छा, और स्लोप ऑफ सीडी बताइए, सीडी का स्लोप, सीडी का जब इक्वेशन मालूम है तो फिर tan थीटा क्यों लिखे? इसका इक्वेशन मालूम है। और कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका स्लोप हम डायरेक्ट बताए थे माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बटे वाई का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो सी डी का स्लोप हो जाएगा माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 1 है और वाई का कॉफिशिएंट -2 है, यानी कि 1/2 सी डी का। और आपको मालूम था कि जी एच जो है सी डी के पैरेलल है। ये सवाल में दिया था कि ये जो लाइन डिस्टेंस जो मेजर करना है इसी के पैरेलल मेजर करना है। तो हम लाइन जो खींचे हैं जी एच वो सी डी के पैरेलल खींचे हैं, तो जो सी डी का स्लोप होगा वही जी एच का स्लोप होगा। तो सिंस जी एच इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ जी एच बराबर स्लोप ऑफ सी डी। यहां से आपको जी एच का स्लोप हमको मालूम है tan थीटा, क्या बोल रही? अरे पहले इसको पढ़ लो, क्लास नहीं करेगा उसके बाद जो टेस्टे का तैयारी करेगा। tan थीटा और सी डी का स्लोप है 1/2, लेकिन यहां से थीटा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ, जैसे 1 देता तो लिख देते 45 डिग्री, √3 1/√3, तो आपको वैल्यू मालूम था। लेकिन 1/2 10 में इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको जो जरूरत पड़ेगा इसका कोऑर्डिनेट निकालने में, वो जरूरत पड़ेगा cos थीटा और sin थीटा का, चाहे थीटा जो भी हो। तो अगर हमको पता चल गया कि tan थीटा 1/2 है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, यही एंगल थीटा है, और tan थीटा बराबर p/b, तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। यहां से इसका जो है h निकाल दिए। h क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया √5। तो अब हम लोग sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा है p/h यानी कि 1/√5, cos थीटा b/h यानी कि 2/√5। सब हम लोग को निकल गया। अब निकालिए Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये मान चुके थे कि GH जो है AB को Q पॉइंट पे काटा था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट यही रहेगा x1 के जगह पे 3 प्लस डिस्टेंस, ये माने हुए हैं, इसी को निकालना है r। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू निकाले हुए 2/√5। उसके बाद y1 का वैल्यू 5 प्लस r। sin थीटा का वैल्यू है 1/√5। ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला, और ये Q पॉइंट इसी लाइन AB पर है, क्योंकि GH जो है AB को Q पॉइंट पे काटा था। Q पॉइंट GH पर भी है, साथ साथ AB पर भी है, बट Q लाइज ऑन AB, इसलिए Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट AB के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। AB का इक्वेशन है 2, उसके बाद x के जगह पे x कोऑर्डिनेट डाल दिए 3 + 2r/√5 प्लस 3, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट डालिए 5 + r/√5 इज इक्वल टू 14। मल्टीप्लाई कीजिए 6, ये हो गया 4r/√5, 15 + 3r/√5 इज इक्वल टू 14।
ये दोनों जुड़ जाएगा, बेस तो यानी कि डिनोमिनेटर बराबर है, डायरेक्ट जोड़िए, 4 और 3 7, 7r/√5, ये हो गया 21, 21 को उधर ले जाइए, 14 और -21 यानी कि -7, तो 7r/√5 इज इक्वल टू -7, ये कट ही गया, इसके नीचे 1 है, r बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -√5, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव आया, इसलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या बताए थे, मॉड r बराबर मॉड ऑफ -√2 बराबर √2 नहीं √5, ये वाला डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का √5 होगा। ये टोटल टाइप का सवाल हम बता दिए। अब अगर आप फंसते हैं, इसका मतलब है आपकी गलती है, हम सारे टाइप का सवाल बता दिए। ये सब स्टैंडर्ड सवाल है, तुमको तो पढ़ना जरूरी है। जेई का बोलते तैयारी करेंगे तो ये सब सवाल नहीं पढ़ेंगे, तो उस तरह का सवाल बता रहे हैं, तो 11-12 के बाद कुछ तो करना है कि बस सवाल जो बता रहे हैं तो उसमें तुम लोग सोचता है कि जेई वाला हो गया। टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए तो अपने से असाइनमेंट हम तैयार करवाएं कि सब तरह का सवाल बताते निकले। अब तुम लोग पढ़ेगा नहीं तो अब जैसे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक सवाल जो है हर तरह का वो एक एक करके हम बता दे रहे हैं क्लास में। किताब आप पकड़िए और उसको बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना ढंग से बताया हुआ है, नहीं कहीं फंसिएगा। बना ही नहीं रहे हो तो क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बनाओगे तब पता चलेगा कि एक एक सवाल हमसे बन जा रहा है, तो सारा काम टीचर नहीं ना करेंगे। इसमें सवाल सोचो कितना घुमा के पूछा है। अब आइए 5-10 मिनट और पढ़ाएंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, जो आपको टेस्ट में आ रहा है। उसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बोले थे कि स्ट्रेट लाइन में बताएंगे, कोऑर्डिनेट में हम बताए ही नहीं थे ऑर्थो सेंटर को, तो थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी दे देते हैं कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। बाकी आप स्ट्रेट लाइन इस सब का इक्वेशन आप सारे टाइप का पढ़ लिए। 2 पॉइंट से जब गुजरेगा कोई लाइन कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे इक्वेशन लिखेंगे। 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों को सॉल्व कर दिए तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। हो गया। जब भी डिस्टेंस नेगेटिव देगा पॉजिटिव बनाना है, मॉड लेके। बिना फिगर बनाए बनाइएगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा, हम उसी के अनुसार बना रहे हैं, उसी के अनुसार नाम दिए हुए। यही हो गया tan थीटा p/b, p का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, यहाँ से h का वैल्यू निकाल दिए।
हो गया सबका? ये टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। अगले क्लास जो पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अनदर स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर टू अनदर स्ट्रेट लाइन, वो सब का इक्वेशन पढ़ाएंगे। और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ही पॉइंट से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इस पर सवाल जो है आपको ऑर्थो सेंटर पे अगला चैप्टर में आएगा, स्ट्रेट लाइन में ही। लेकिन सवाल उठता है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो अजय सबसे पहले बताइए सरकम सेंटर क्या है। सरकम सेंटर सब घोर के पी गया तो लोग की क्या है जी, क्या सर्कल के हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करता हो, यानी कि दो बराबर भाग में बांटा भी और इस पर परपेंडिकुलर है। उसी तरह से इस साइड पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इस साइड पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है साइड का हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो जिस पॉइंट से वो पास करने लगे वही पॉइंट जो है सरकम सेंटर कहलाता है। मान लो सरकम सेंटर सी, और ये अगर सरकम सेंटर है तो इसको किसी शीर्ष पॉइंट ट्रेंगल का यानी कि वर्टेक्स से मिला दीजिएगा, और इसको रेडियस मानकर अगर कोई सर्कल खींचा जाता है तो वो सर्कल जो है उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष पॉइंट को टच करते हुए बाहर निकल जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। ये हो गया इसका सरकम रेडियस, और जो सेंटर बना वही बना सरकम सेंटर। और इसको निकालने का क्या तरीका था कि आप तीनों रेडियस यानी कि AC का लंबाई, BC का लंबाई और CO का लंबाई आपस में बराबर होगा। ये दोनों को लेंगे एक इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों को लेंगे एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेंटर निकल जाएगा। इस पर सवाल बताए हुए। दूसरा बताए थे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी त्रिभुज का तीनों मेडियन जिस पॉइंट पे मिलती है, तो मान लो मेडियन किसको बोलते हैं, किसी वर्टेक्स से वैसा लाइन खींचते हैं जो अपोजिट साइड को दो पार्ट में बांट दे। ये मेडियन है अगर AD तो BC को दो बराबर भाग में बांटेगा, ये भी मेडियन है, AC को दो बराबर भाग में बांट दिया, और CF मेडियन है, ये AB को दो बराबर भाग में बांट देगा। और इस मेडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, इसके y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे, सेंट्रॉइड निकल जाएगा। और सेंट्रॉइड जो है हमेशा मीडियन को किस रेशियो में काटता है, 2:1 के अनुपात। और तीसरा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, किसी त्रिभुज का तीनों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे खींचा गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्ट किया है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर है। अगर बाइसेक्ट भी कर देगा तब तो सरकम सेंटर बन जाएगा। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे
खींचा गया परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और किसी भी ट्रायंगल में आपको 3 एल्टीट्यूड होगा, एक ये एल्टीट्यूड हुआ, दूसरा ये एल्टीट्यूड और तीसरा ये एल्टीट्यूड। तीनों एल्टीट्यूड हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेगा। ये सब थ्योरम था 10th क्लास में, ठीक है। किसी त्रिभुज का तीनों एल्टीट्यूड संगामी होते हैं, कनकरेंट होते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से पास किया उसी पॉइंट को कहेंगे ऑर्थोसेंटर। यही आपको निकालना है। वर्टेक्स आपको दे देगा, बोलेगा ऑर्थोसेंटर निकालिए। क्या? हाँ हाँ, तीनों मीडियन हमेशा कनकरेंट होता है। मीडियन कनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करेगा, जिस पॉइंट से पास किया उसी को तो बोलते हैं सेंट्रॉइड। उसी को हम लोग लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of altitudes of a triangle, एल्टीट्यूड आपको याद रखना है क्या है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे खींचा गया परपेंडिकुलर उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। नोट कर लीजिए, एक बड़ा काम आएगा। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है, तो उस त्रिभुज का सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सरकम सेंटर सब एक ही जगह होगा। यानी कि सेंट्रॉइड भी निकालिएगा ना, अगर पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो समझिए कि आप सरकम सेंटर भी वही होगा और ऑर्थोसेंटर भी वही होगा। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पे होता है। किसी को भी निकाल दीजिए। ऑर्थोसेंटर सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक चीज बता देते हैं। अब सवाल उठता है कि तुम यूज कितना कर पाते हो। मान लीजिए कोई राइट आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समझे। अभी मत सोचना कि यही आ रहा है, हमको क्वेश्चन भी नहीं मालूम है कि हम दिए क्या है। नहीं, वो नजर से गुजरा था तो हम सोचे हुए थे कि ऑर्थोसेंटर हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्लास में हम बताए नहीं थे। अचानक जब क्वेश्चन आएगा ऑर्थोसेंटर का तो तुम लोग बोलेगे ना कि ऑर्थोसेंटर तो सर बताए ही नहीं क्या होता है, कैसे निकाल। तो नंबर फ्री का ना मिले इसीलिए बता दे रहे हैं। अब बनाओगे तो नंबर देंगे। अच्छा, यहाँ बता रहे थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, और वो आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल्स का मतलब दो भुजा बराबर है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा वही बन जाएगा ऑर्थोसेंटर। याद रखिएगा, इसमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आप चेक कर लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इतना
इंक डाला कीजिएगा। तो राइट एंगल पता चल गया। और अगर दो साइड इक्वल आ गया तो सीधे जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है वही पॉइंट जो है ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। समझ में आ गया? इफ ABC is an isosceles right angle triangle and एंगल B इज इक्वल टू 90, ये हम डिनोट किए B पॉइंट पे ही 90 डिग्री का एंगल बना है। देन वर्टेक्स B, ये जो वर्टेक्स होगा B इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सर्कमसेंटर डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको कोई चीज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये किसका था? टाइम पे दम थोड़े। कोई गया है क्या? नहीं, वही है क्या?